नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। तो ये हफ्ते का आखिरी दिन है, कारोबारी हफ्ते का, और बाजार बंद हो चुके हैं जहां निफ्टी ने एक और रिकॉर्ड क्लोजिंग दी है। लेकिन और ढेर सारी खबरें हैं जहां आपको अपडेट होना जरूरी है। तो चलिए इस ताजा तरीन बुलेटिन में आपको नई खबरों से करेंगे अपडेट। सबसे पहले बताते हैं इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस। हाई जोश के साथ बाजार में हफ्ते का समापन। निफ्टी और सेंसेक्स रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स भी चढ़े। ऑटो, आईटी, फार्मा, बैंकिंग शेयरों में आज रही खरीदारी। नम आंखों से कर्नल और मेजर को आखिरी विदाई। अंतिम विदाई के लिए उमड़ा जन सैलाब। उधर अनंतनाग में ऑपरेशन जारी। रॉकेट लॉन्चर और ड्रोन का भी इस्तेमाल। अनंतनाग के शहीदों की शहादत पर सियासत गर्म। चिदंबरम ने लिखा, मोदी सरकार ने नहीं दी श्रद्धांजलि तो बीजेपी ने फारूक महबूबा मुफ्ती के नाम पर विपक्षी गठबंधन को घेरा। इंडिया बनाम एंकरों का मुद्दा गरमाया। बीजेपी ने बहिष्कार को बताया आपातकाल जैसा एक्शन तो चैनलों की संस्था एनबीडीए ने भी की निंदा। कहा विपक्ष फौरन वापस ले फैसला। हरियाणा के नूह मामले में पुलिस का बड़ा एक्शन। कांग्रेस एमएलए गिरफ्तार। दंगाइयों के संपर्क में होने का दावा। कल तक मोबाइल और इंटरनेट सस्पेंड। धारा 144 भी लागू। मर्सिडीज बेंज की EQE 500 इलेक्ट्रिक एसयूवी भारत में लॉन्च। कीमत 1,39,00,000। फुल चार्ज में 550 किलोमीटर का करेगी सफर। एशिया कप के सुपर 4 मुकाबले में आज बांग्लादेश से भारत की भिड़ंत। भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। 44 रन पर गिरे बांग्लादेश के 3 विकेट। तो इन ढेर सारी खबरों में आज अनंतनाग की खबरें सबसे ऊपर हैं। अनंतनाग में शहीद हुए कर्नल मनप्रीत सिंह का आज मोहाली के पास उनके पैतृक गांव में अंतिम संस्कार कर दिया गया। आज चंडीगढ़ पहुंचने पर पंजाब सरकार के मंत्री ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उसके बाद उनके पार्थिव शरीर को उनके पुश्तैनी गांव मल्लनपुर गरीबदार ले जाया गया, जहां श्रद्धांजलि देने के लिए बड़ी संख्या में आम लोग भी जमा हुए। यहां नम आंखों से कर्नल मनप्रीत को अंतिम विदाई दी गई। पंजाब के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित कर्नल मनप्रीत के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। इधर पानीपत में शहीद मेजर आशीष धौचक को अंतिम विदाई देने के लिए हजारों की संख्या में जन सैलाब उमड़ गया। भारत माता के जयकारों के बीच उनका पार्थिव शरीर गांव लाया गया। रास्ते में जगह जगह पर लोगों ने शहीद के पार्थिव शरीर पर फूलों की वर्षा की। मेजर के पैतृक गांव बिछोल के शमशान घाट में उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। वहीं पत्नी ज्योति और बेटी वामिका समेत परिवार के लोगों ने सैल्यूट कर उन्हें अंतिम विदाई दी। मेजर आशीष के पिता लालचंद और चचेरे भाई मेजर विकास ने उन्हें मुखाग्नि दी। अनंतनाग के कोकेरनाग में छिपे आतंकवादियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन आज और तेज कर दिया गया है। यहां 3 दिन से आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। इस इलाके में मुठभेड़ के दौरान ही सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के 3 अफसर शहीद हुए थे। वहीं इस मुठभेड़ में घायल हुए एक और जवान की आज मौत हो गई। आज सुरक्षा बलों ने पूरे जंगली इलाके को घेर लिया है और जहां आतंकवादियों के छिपे होने की आशंका है वहां सेना IEDs और रॉकेट लॉन्चर का भी इस्तेमाल कर रही है। साथ ही उन्हें ट्रैक करने के लिए हेरॉन ड्रोन और क्वाडकॉप्टर्स भी लगाए गए हैं। सेना के बड़े अधिकारी खुद मौके पर मौजूद हैं। यहां कम से कम 3 आतंकवादियों के छिपे होने की खबर है। कोकेरनाग में छिपे आतंकवादियों के खिलाफ जारी ऑपरेशन पर संवाददाता रिफत अब्दुल्ला की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कोकरनाग अनंतनाग में लगातार ऑपरेशन जारी है और जबरदस्त फायरिंग हो रही है। धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी लगातार धुआं उठ रहा है। अभी यहाँ पे पुलिस, आर्मी और CRPF के टॉप ऑफिसर्स पहुंचे हैं स्पॉट पे। ऐसा लगता है कि शायद आखिरी मराहिल में है ये इस वक्त ये ऑपरेशन, लेकिन यह समझा जा रहा है कि इसी स्पॉट पे कहीं ना कहीं मिलिटेंट हाइडआउट है जिसको तबाह करने की कोशिशें जारी हैं। लगातार इस पे रॉकेट्स दागे गए, लगातार इस पे जो है ग्रेनेड्स दागे गए, ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, चाहे वो क्वाडकॉप्टर हो, हेक्साकॉप्टर हो, वो ऊपर से घुमाए जा रहे हैं और उसके जरिए टारगेट फिक्स किया जा रहा है। आप देख सकते हैं जबरदस्त धमाके हो रहे हैं। उस क्वाडकॉप्टर और हेक्साकॉप्टर के जरिए ही टारगेट फिक्स किया जाता है जब वो ऊपर से घुमाया जाता है और उसके बाद टारगेट पे फायरिंग की जाती है। उसका मतलब है कि कहीं ना कहीं यहां पर ही कोई हाइड आउट है जिसको तबाह किया जा रहा है। तो सबसे बड़ी बात यह होगी कि जो पुलिस ने बताया था कि लश्कर के 2 मिलिटेंटों को एनसर्कल किया गया, क्या यही वो स्पॉट है? क्या अंदर कोई ऐसी टनल है या
ऐसा कोई बड़ा पत्थर है जिसके नीचे मिलिटेंट छुपे हैं या जिसके नीचे उन्होंने हाइडआउट बनाया था। तो लगातार ये ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन बहुत ज्यादा लंबा खिंचा है। रिसेंट टाइम्स में पहली बार साउथ कश्मीर में इतना बड़ा कोई ऑपरेशन देखने को मिला। लगातार धमाके जारी हैं, जैसे आपने आवाजें भी सुनी। ताजा अपडेट था ये अनंतनाग से। इधर अनंतनाग में सेना और पुलिस के 3 अफसरों की शहादत को लेकर विपक्ष और सरकार के बीच भी तू मैं शुरू हो गई है। कल विपक्ष ने बीजेपी हेडक्वार्टर्स में प्रधानमंत्री पर फूलों की वर्षा और कश्मीर में आतंकवाद के खात्मे के दावों पर सवाल उठाए थे। पी चिदम्बरम ने शहीदों को श्रद्धांजलि न देने पर प्रधानमंत्री पर सवाल खड़े किए। वहीं फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि खून खराबा रोकने के लिए पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए। आज बीजेपी ने विपक्ष पर शहादत को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया। बीजेपी प्रवक्ताओं ने कहा कि ऐसे वक्त में जब शहीदों के अंतिम संस्कार किए जा रहे हैं, विपक्ष ओछी राजनीति कर रहा है। वहीं केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद नहीं रोकता, तब तक दोनों देशों के बीच क्रिकेट समेत कोई खेल नहीं होना चाहिए। देखिए, जहां तक खेलों की बात है, बीसीसीआई ने ये बहुत पहले निर्णय ले लिया था कि बायलैटरल मैचेस पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे जब तक वो आतंकवाद को बंद नहीं करते, सीमा पार से हमले बंद नहीं करते और घुसपैठ की घटनाओं को अंजाम देना बंद नहीं करते। और ये मुझे लगता है देश की भावनाएं, जो आम जनमानस की भावना है, उसके अनुरूप ही है। विपक्षी गठबंधन इंडिया के 14 टीवी एंकरों के शो में अपने नेताओं को नहीं भेजने के फैसले ने राजनीतिक को गरमा दिया है। इंडिया गठबंधन ने 10 चैनलों के 14 एंकरों को बायकॉट करने का फैसला किया है। उन्होंने इसके लिए न्यूज एंकर्स की लिस्ट भी जारी की है। इसे लेकर बीजेपी ने इंडिया गठबंधन पर हमला बोला है। बीजेपी ने विपक्षी दलों के इस फैसले की निंदा की है। बीजेपी ने इसे इंडिया गठबंधन की घटिया मानसिकता बताया है। साथ ही विपक्ष पर इमरजेंसी लगाकर मीडिया को कुचलने का आरोप भी। आज के दिन जिस प्रकार का एक सर्कुलर ये इंडिया अलायंस या घमंडिया अलायंस कह लीजिए उन्होंने जारी किया है और कुछ पत्रकारों का नाम, बाकायदा नाम लिखकर जारी किया है, ये हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था कि इस प्रकार पत्रकारों के नाम के साथ कि हम उन्हें बॉयकॉट कर रहे हैं, एक सर्कुलर जारी किया जाए। यह पत्रकारिता का विरोध है और इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे में कहीं न कहीं यह दिखाता है कि कुछ ऐसे दल आज भी हिंदुस्तान में हैं जो पहले भी लोकतंत्र पर विश्वास नहीं करते थे और आज भी लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर विश्वास नहीं रखते हैं। वहीं कल विपक्षी गठबंधन की बैठक में इस बारे में फैसला हुआ था। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा था कि विपक्षी गठबंधन नफरत भरे नैरेटिव को मंजूरी नहीं दे सकता है। नैरेटिव समाज को कमजोर कर रहा है। समाज में नफरत हिंसा का भी रूप लेता है। विपक्षी गठबंधन इसका हिस्सा नहीं बनेगा। वहीं न्यूज चैनलों और डिजिटल का संगठन NBDA यानी कि न्यूज ब्रॉडकास्टर्स और डिजिटल एसोसिएशन ने इस पर चिंता जताई है। NBDA ने अपने बयान में इसे खतरनाक मिसाल बताया। NBDA ने इसे लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ कहा है। उन्होंने लिखा है कि यह असहिष्णुता का संकेत है और प्रेस की स्वतंत्रता को इससे खतरे में है। NBDA ने लिखा है कि विपक्षी गठबंधन खुद को बहुलता और स्वतंत्र प्रेस का हिमायती बताता है, लेकिन उसका यह फैसला लोकतंत्र के मूल सिद्धांत पर चोट करता है। नूह हिंसा मामले में कांग्रेस विधायक मामन खान की गिरफ्तारी के बाद जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। साथ ही 16 सितंबर रात 12 बजे तक इंटरनेट सेवाओं को भी बंद कर दिया गया है। हरियाणा सरकार ने जिले में शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कदम उठाया है। जुमे की नमाज भी घर पर ही अदा करने का आदेश जारी किया गया था। इसके साथ ही नूह होडल चौक पर भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया। बता दें कि मामन खान की गिरफ्तारी के बाद अशांति की आशंका जताई जा रही थी, जिसके चलते जिले में सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। चलिए इन खबरों के बाद अब रुक करेंगे बाजार का। आज कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार में जोश रहा। इसी जोश के साथ निफ्टी और सेंसेक्स रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुए। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स भी आज बढ़त पर बंद हुए। सेंसेक्स 320 अंक चढ़ा और 67,839 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 89 अंक चढ़कर 20,192 पर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा खरीदारी ऑटो, IT, फार्मा और बैंकिंग शेयरों में रही। PSU, रियल्टी, FMCG शेयरों पर आज दबाव का दिन रहा। आदित्य बिरला सन लाइफ AMC के CIO महेश पाटिल ने हमसे बातचीत में कहा कि अभी जो बाजार में तेजी दिख गई है, उसके बाद मिड कैप और स्मॉल कैप में करेक्शन हुआ है, मगर निवेशक निवेश संभल कर करें। लास्ट
कुछ महीने से मार्केट में एक तरफ से इट वाज अ वन वे रैली मार्केट में हो रही थी, एक तरफा रैली थी मार्केट में, और मिड कैप और स्मॉल कैप में थोड़ी ज़्यादा तेज़ी हुई थी। और उसके कारण ये भी था कि काफ़ी पैसा एक कैटेगरी में आया, स्पेशली म्यूचुअल फंड में अगर देखा जाए तो लास्ट 6 महीने में मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी में ऑलमोस्ट 40-50% का जो इंक्रीमेंटल पैसा है वो ये कैटेगरी में आया है। बट ओवरऑल आई थिंक जो डायरेक्शन है मार्केट की, वो मुझे लगता है कि उससे कुछ ज़्यादा उसमें कुछ चेंज होने की ज़रूरत नहीं है यहाँ से, बिकॉज ये जो मिड कैप एंड स्मॉल कैप जो सेक्टर है उसकी जो ग्रोथ है और अर्निंग्स ग्रोथ है वो ज़्यादातर डोमेस्टिक इकोनॉमी के ऊपर लिंक रहती है। बाजार में सेंसेक्स निफ्टी रिकॉर्ड हाई पर है। अब 21,000 के लिए क्या हो स्ट्रेटेजी, आज आवाज अड्डा में इसी पर होने जा रही है बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर जरूर जुड़िएगा। आज का आवाज अड्डा देखेंगे आप सिर्फ CNBC आवाज पर। 20,000 के पार बाजार है दमदार। केरल में निपाह वायरस के अब तक कुल 6 मामले सामने आ चुके हैं। काजीकोड में 39 साल के व्यक्ति में इसकी पुष्टि हुई है। अब तक 2 लोगों की इससे मौत भी हो चुकी है। ICMR की रिपोर्ट में सामने आया है कि वायरस चमगादड़ से इंसानों में फैल रहा है। वहीं राज्य सरकार ने संक्रमण फैलाने को रोकने की तैयारियां मजबूत कर ली है। कई स्कूल और कार्यालय को बंद कर दिया गया है। इसके अलावा जिला कलेक्टर ने मस्जिदों में भीड़ कम करने के निर्देश दिए हैं। इसके चलते मस्जिदों को बंद करने का भी फैसला किया गया है। पड़ोसी राज्य कर्नाटक में भी सख्ती बढ़ाई गई है। राज्य सरकार ने केरल के सीमावर्ती जिलों में जाने से बचने का सर्कुलर जारी किया है। अभी देश के उत्तर से लेकर दक्षिण तक हर शहर में डेंगू का हाहाकार मचा हुआ है। क्या है इसकी वजह और कैसे रहे सावधान, जानने के लिए आज कंज्यूमर अड्डा में करेंगे इस पर खुलकर बात। शहर शहर डेंगू का कहर, जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। आज का कंज्यूमर अड्डा 5:57 पर। इस रविवार को प्रधानमंत्री मोदी विश्वकर्मा स्कीम को लॉन्च करेंगे। इस योजना के तहत कारपेंटर, सुनार, लोहार जैसे कामगारों को कुल 13,000 करोड़ रुपए का सस्ता कर्ज मुहैया कराया जाएगा। पूरी खबर हम जानेंगे हमारे सहयोगी लक्ष्मण रॉय से। तो लक्ष्मण, प्रधानमंत्री की इस योजना में क्या खास होने वाला है और ये योजना कैसे काम करेगी, लोगों को कैसे इसका फायदा मिलेगा? देखिए, ये योजना मुझे लगता है कि अपने तरह की बिल्कुल एक अनूठी योजना है, जिसमें हर वर्ग को, जो निचले तबके के हैं, जो बेहद ज़रूरी काम करते हैं, उनको सरकार मदद देने की कोशिश कर रही है। और उसमें खास तौर से जो मेरी जानकारी, इस योजना के तहत सरकार की कोशिश ये है कि 8 तरह के अलग अलग काम करने वाले लोग, बढ़ई, सुनार, लोहार, नाई, दर्जी, बोट बनाने वाले, छोटे छोटे खिलौने बनाने वाले लोग, जो काफ़ी दूर रहते हैं सरकारी मदद से या फिर बैंकिंग सुविधाओं से लोन मिलने में दिक्कत होती है, उन लोगों को सरकार मदद करेगी। मदद कैसे करेगी? तो इसके तहत एक पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। उस पोर्टल पे इन लोगों को जाके अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन कराने की कोई फीस नहीं है, बिल्कुल साफ कर दूं। ये कॉमन सिविल सेंटर होगा, वहां जाकर अपने आप को रजिस्टर्ड करा लीजिए, अगर आप खुद वेबसाइट नहीं कर पाते हैं, हैंडल नहीं कर पाते हैं तो। और रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा और फिर इन लोगों को सरकार ट्रेनिंग देगी, ट्रेनिंग के खर्चे देगी। इतना ही नहीं, ट्रेनिंग के बाद इनको बेहतर स्किल डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ाया जाएगा। एक नई मशीन तक दी जाएगी, टूल किट दिया जाएगा। इस पर 15,000 रुपए तक का टूल किट दिया जाएगा हर किसी को। और सरकार की कोशिश ये है कि इसमें अगर टूल किट ले लिया, सारा कुछ ट्रेनिंग हो गई, अब नए सिरे से कारोबार करना है तो पैसे की जरूरत होगी। तो पहले चरण में 1 लाख रुपए, दूसरे चरण में 2 लाख रुपए सरकार इनको कर्ज देगी और वो कर्ज गारंटी फ्री होगा, किसी भी तरह की कोई गारंटी आपको नहीं देनी पड़ेगी और उस पर ब्याज भी काफी कम देना पड़ेगा। जहां 8 से 9% ब्याज देना पड़ता है, यहां सिर्फ आपको 5% ब्याज देना पड़ेगा। तो ये सरकार की पूरी योजना है और इसके तहत कुल सरकार 13,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी और इसकी शुरुआत जो है इसी रविवार होने जा रही है। जी लक्ष्मण, बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। और यहां पे वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार कुछ और अहम खबरें, बने रहिए हमारे साथ। का सूर्य मिशन आदित्य L1 एक और छलांग लगाने में कामयाब रहा है। इसरो ने कल रात 2:15 पर आदित्य L1 की चौथी बार ऑर्बिट बढ़ाई है। इसके चलते पृथ्वी से अब इसकी सबसे कम दूरी 256 किलोमीटर, जबकि सबसे ज्यादा दूरी 1,21,973 किलोमीटर हो गई है। इसरो ने बताया कि यह ऑपरेशन बंगलुरु से किया गया। इस दौरान सैटेलाइट को मॉरिशस और पोर्ट ब्लेयर में बने इसरो के ग्राउंड स्टेशनों से ट्रैक किया गया। अब 19 सितंबर रात 2 बजे इसे लैग्रेंज पॉइंट L1 की कक्षा में पहुंचाने के लिए ऑर्बिट बढ़ाई जाएगी। आदित्य L1 की लॉन्चिंग 2 सितंबर को की गई थी।
मुंबई की ऐतिहासिक लाल रंग की डीजल डबल डेकर बस आज आखिरी सफर पर है। आज के बाद ये बसें बंद हो जाएंगी और अब बस यादों का हिस्सा रह जाएगी। डबल डेकर सिर्फ ट्रैवल का साधन नहीं बल्कि मुंबई की एक खास पहचान भी थी, टूरिस्ट को अपनी ओर खींचती थी। साल 1937 में ही बस मुंबई के अनूठे पहचान का हिस्सा बनी और आज इस मौके पर डबल डेकर को खास तौर पर फूलों से सजाया गया था। बस की विदाई के लिए खास कार्यक्रम भी बेस्ट ने रखा है। ऐसी बस अब 5 बसें रह गई थी फ्लीट में और इन बसों की जगह नई इलेक्ट्रिक चमचमाती डबल डेकर ने ले ली है। आपको ये भी बता दें कि ऐसी ओपन रूफ वाली भी बसेस हैं जो डबल डेकर है, लेकिन वो सिर्फ मुंबई दर्शन के काम आती थी। वो सितंबर के महीने, माफ कीजिए अक्टूबर के महीने में वो भी बंद कर दी जाएंगी। मर्सिडीज बेंज ने आज भारत में EQE 500 इलेक्ट्रिक SUV लॉन्च कर दी है। कंपनी की तीसरी इलेक्ट्रिक कार है जो भारत में लॉन्च की गई है। इससे पहले EQB और EQS लॉन्च की जा चुकी हैं। EQE 500 की कीमत 1,39,00,000 रुपए है। इसकी सबसे खास बात है कि SUV होने के बाद भी ये फुल चार्ज में 550 किलोमीटर का सफर तय कर लेती है और इसकी टॉप स्पीड 210 किलोमीटर प्रति घंटा है। EQE 500 में 90.5 किलोवाट की बैटरी है जो 402 bhp का पावर जनरेट करती है। इसके डैशबोर्ड में 56 इंच का स्क्रीन लगा है जिसमें कई टेक फीचर्स दिए गए हैं। अगला सप्ताह गणपति उत्सव के नाम होगा। वीकेंड पर लोग गणनायक की मूर्तियां घर ले जाना शुरू करेंगे, लेकिन इस बार कैसा है मूर्ति का कारोबार और क्या उस पर चढ़ा है महंगाई का कोई रंग, ये जानने के लिए हमारे संवाददाता केतन जोशी ने भेजी है अहमदाबाद से रिपोर्ट। देखिए। अहमदाबाद के गुलबाई टेकरा इलाके में पिछले 200 साल से गणपति की मूर्तियां बन रही हैं। यहाँ के कारीगरों की माने तो बाकी सब तो ठीक है, लेकिन इस बार मूर्तियां 30% तक महंगी है। वजह है रॉ मटेरियल की कीमतों में इजाफा। ये मूर्तियां प्लास्टर ऑफ पेरिस, नारियल की भूसी, लकड़ी और कलर जैसे रॉ मटेरियल से बनती हैं। इन सब के दाम इस बार चढ़े हुए हैं। ये साल मटेरियल का भाव जरा ज्यादा है, मजदूरी भी उसमें लगती है, इसके हिसाब से 30-35% ज्यादा है। हाँ, नए लोग खरीदता है। वो कोरोना का हिसाब से 2-3 साल हमारा डिफनेस गया, अभी थोड़ा उत्सव है ग्राहक में और खरीद रहा है। कलर बलर भी अच्छा मार रहे हैं सब लोग और खरीदी में थोड़ा उत्सव है। गुजरात में इस बार 3 से 5 लाख गणपति मूर्तियों की बिक्री का अनुमान है, क्योंकि महंगी होने के बावजूद भक्तों में उत्साह की कोई कमी नहीं है। हाँ, महंगी तो लग रही है। इस बार क्या गणपति दिया रहा है तो हमारी सोसाइटी में पिछली बार 5 फुट की मूर्ति लाने का किया था प्लानिंग, तो अभी सोच रहे कि थोड़ी बड़ी मूर्ति लाए और बड़ा उत्सव करें। तो इस बार भी यही है और अब मूर्ति का तो पिछले साल से ज्यादा चल रहा है भाव, तो लेके तो जाइए और उत्सव भी करेंगे धाम-धूम। वैसे तो मिट्टी की मूर्तियां भी बनती हैं, लेकिन उनको बनाने में ज्यादा वक्त लगता है और मिट्टी की मूर्ति POP की तुलना में 2 से 3 गुना महंगी पड़ती है। इसलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियों की मांग ज्यादा रहती है। श्रद्धा और आस्था के आगे महंगाई हमेशा परास्त ही हुई है। इस बार भले ही मूर्ति के दाम ज्यादा हो, लेकिन लोग गणपति उत्सव धाम धूम से मनाने वाले हैं। केतन जोशी, अहमदाबाद। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन CNBC आवाज पर खबरों का सिलसिला जारी है और आप ताजा खबरों के लिए हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी जा सकते हैं। बस एक क्लिक पर मिलेंगी आपको ताजा और अपडेटेड खबरें। नमस्कार।